हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो हम लोग की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग लेक्चर 7 देखेंगे जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पार्ट 2। इससे पहले का जो लेक्चर था लेक्चर 6 वो इसका प्रीवियस पार्ट था इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का। उसमें मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बाकी बचे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो हमारा पहला प्रोटोकॉल है आज की वीडियो में वो है SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो SMTP प्रोटोकॉल था, इसका काम क्या था? डिजाइन्ड टू सेंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल्स। मतलब ईमेल में, या फिर ईमेल का हो, जीमेल का हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो, ईमेल में क्या होता है, आपकी ईमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, सेंड करने में काम देता है। वो काम किसका होता है? SMTP का। अगर आपके ईमेल में SMTP ना हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे ईमेल अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। SMTP के हेल्प से ही आपकी ईमेल एक वेब एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस की तरफ जाती है। नेक्स्ट इसी में हमारा POP3, ये स्टैंड करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल था, ये भी आपका ईमेल के लिए ही बनाया गया था। इट इज डिजाइन टू रिसीव इनकमिंग ईमेल्स। इसका काम क्या था? इनकमिंग ईमेल को रिसीव करना। जितनी भी ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पर आती हैं, इनबॉक्स में आती हैं, उन सब ईमेल को कौन मैनेज करता है, कौन उनको रिसीव करता है? POP। ठीक, POP का ये वर्जन कौन सा था? तीसरा वर्जन, इसीलिए क्या नाम दिया इसको? POP वर्जन 3, शॉर्ट फॉर्म में POP3। नेक्स्ट है हमारा IMAP का आई थिंक लेटेस्ट वर्जन IMAP 4 चल रहा है, और IMAP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और IMAP 4 की जो होगी वो होगी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक, अब इसका काम क्या था? स्टोर्स द ईमेल मैसेजेस ऑन मेल सर्वर। मतलब आप अपनी ईमेल से, मेल से किसी को मेल भेज रहे हैं, या किसी की मेल आपकी मेल पर आ रही है, या आप ड्राफ्ट सेव कर रहे हैं, या वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल अपने ईमेल के सर्वर पर अपलोड करके रख रहे हैं, तो उन सबको कौन मैनेज करता था? उन सबको मैनेज करता था IMAP। ठीक है। इट अलाउज द एंड यूजर टू व्यू एंड मैनिपुलेट द मैसेजेस एज दे वर स्टोर्ड लोकली ऑन द एंड यूजर्स डिवाइस। IMAP काम क्या करवाता था? IMAP यूजर्स को, एंड यूजर्स को अलाउ करता था कि आप अपने मैसेजेस को, ईमेल मैसेजेस को देख सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट इन द सेंस आप उनको चाहे तो रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। डिलीट में भी आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप उसको ट्रैश में ट्रांसफर कीजिए या फिर उसको बिन में ट्रांसफर कीजिए। अब ये सब क्यों हो जाता था? क्योंकि वो सारे के सारे मेल्स किस पे सेव होते थे, किस पे स्टोर होते थे? आपके एंड यूजर के डिवाइस पर। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम पर, आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है, कि हमारे फ़ोन में जब एंड्रॉयड फ़ोन की स्टार्टिंग हो रही थी, तो उन फ़ोन में जब भी आप जीमेल ऐप में अपनी जीमेल लॉगिन करते हो, तो आपका जीमेल का जो ऐप होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। मतलब कहाँ वो लॉगिन से पहले आपका 30-40 MB का होता है, लॉगिन करने के बाद, सारी ईमेल डाउनलोड होने के बाद कितना आ जाता है आपका? लगभग 200-300 और कभी कभी तो 400-500 MB का भी वो हो जाता है। तो एकदम से इतना ज़्यादा हैवी कैसे हो सकता है? वो हैवी इस केस में होता था कि उस ईमेल सर्वर पर, उस ईमेल पे जितनी भी मेल्स होती थी वो सारी की सारी मेल डाउनलोड होकर आपके फ़ोन की वो स्पेस खा लेती थी। आपके फ़ोन में जितनी स्पेस थी वो सब उस मैसेजेस में भर जाती थी, उन ईमेल्स में भर जाती थी। वो सारे ईमेल्स आपके फ़ोन में आकर डाउनलोड हो जाते थे। नेक्स्ट हमारा FTP, बहुत कॉमन है, सबने नाम सुना होगा ऑलमोस्ट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो भी फाइल्स ट्रांसफर होती हैं वो FTP के थ्रू होती हैं। इट अलाउज द यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरी मशीन की तरफ जो भी फाइल ट्रांसफर करते हैं वो कौन करता है? FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किस किस टाइप की फाइल ट्रांसफर होती हैं? प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल मतलब जैसे कि किसी फाइल में कोड लिखा है या प्रोग्राम लिखा है। बैच फाइल्स, EXE फाइल्स, वो सब भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। मल्टीमीडिया फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स इन द सेंस कोई इमेज हुई, ऑडियो हुई, वीडियो हुई, ग्राफिक्स हुई। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में कौन कौन सी होती हैं? PDF हुई आपकी, और डॉक्यूमेंट फाइल हुई, एक्सेल फाइल हुई। ठीक, आप डॉक्यूमेंट्स भी इधर से उधर शेयर कर सकते हो। तो वो सब किसके थ्रू होते हैं? FTP के थ्रू। अब FTP के जो मेन ऑपरेशंस थे वो कौन कौन से थे भाई? जब FTP एक मशीन से दूसरी मशीन पर फाइल ट्रांसफर कर रहा है तो उसका पहला मेन ऑप्शन क्या होगा? फाइल को अपलोड करना।
क्लियर। फाइल अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो अपलोड होगी, जहाँ जा रही है डेस्टिनेशन के पास वहाँ पे डाउनलोड होगी। डेस्टिनेशन पे डाउनलोड होने के बाद हो सकता है वो उसको रीनेम करे, या फिर हो सकता है मैंने अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में फाइल किसी और नाम से सेव करी है, अपलोड करते वक्त मैं किसी और नाम से सेव कर रहा हूँ। फाइल को मैंने कॉपी कर लिया एक जगह से दूसरी जगह पर, फाइल को मैंने मूव कर लिया एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल को मूव कर लिया, जरूरत पड़ी तो रखा, नहीं तो उसको डिलीट कर दिया। अब ये सब काम कहाँ होते थे? ये सब होते थे क्लाइंट साइड से सर्वर साइड के बीच में। अब इसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कौन कौन होता है? सर्वर साइड वो होता है जो फाइल भेज रहा होता है, क्लाइंट साइड वो होता है जो फाइल को ले रहा होता है बेसिकली, ठीक है। अब वो क्लाइंट और सर्वर कोई भी हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को फाइल भेज रहा हूँ तो मैं सर्वर हूँ, आप क्लाइंट हैं। आप फाइल मुझको भेज रहे हैं तो आप सर्वर हैं और मैं क्लाइंट हूँ, क्लियर। क्लाइंट सर्वर का सिस्टम बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट हमारा इट्स अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल एंड वर्क्स ऑन टू कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, तो क्लाइंट और सर्वर दो कम्युनिकेशन चैनल पे ये काम करता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों का टेलनेट। टेलनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे भी यूज़ होता है टेलनेट। टेलनेट की फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर टेलीटाइप नेटवर्क, या फिर टेलीफोन नेटवर्क, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो नेटवर्क हम लोगों को बात करने के काम में आता है वो सब कौन सा नेटवर्क होता है? टेलनेट। सेट ऑफ रूल्स डिजाइन्ड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। कनेक्टिंग प्रोसेस इज टर्न्ड एज रिमोट लॉगिन, मतलब कि टेलनेट के थ्रू जो भी कनेक्शन क्रिएट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन इन द सेंस जैसे कि कुछ जगहों पर क्या होता है कि मान लो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, मेरे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने एक सर्विस रिपेयरिंग वाले को, हार्डवेयर रिपेयरिंग वाले को, लैपटॉप रिपेयरिंग वाले को मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने मुझको बोला कि सर आप अपना लैपटॉप रिमोट लॉगिन पे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि कोरोना हो रहा है, इतने वक्त मैं आ तो नहीं सकता हूँ आपके शहर या आपके घर, तो आप क्या करिए, आप अपना जो लैपटॉप है या सिस्टम है आपका, आप रिमोट लॉगिन पे दे दीजिए। अब रिमोट लॉगिन पे देने पे क्या होगा कि मैं अपना जब लैपटॉप या कंप्यूटर रिमोट लॉगिन पे दूंगा किसी को, तो वो मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर में छेड़छाड़ कर सकता है। छेड़छाड़ इन द सेंस वो अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से टाइप करके कुछ भी काम कर सकता है, मेरे लैपटॉप को चेक कर सकता है, देख सकता है, सही कर सकता है, या उसको खराब कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। यहाँ पे क्लाइंट कौन हुआ? मैं, और सर्वर कौन हुआ? जो सही कर रहा है। तो हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। उसी कनेक्टिंग प्रोसेस को, उसी कनेक्शन प्रोसेस को क्या बोला था? रिमोट लॉगिन। द सिस्टम विच रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन इज लोकल कंप्यूटर। अब मैंने रिक्वेस्ट किया है किसी कनेक्शन के लिए, तो मैं कौन हुआ? लोकल। जिसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया वो कौन हुआ? रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं कि रिमोट लॉगिन के लिए अगर मैं अपना कंप्यूटर रिमोट लॉगिन के लिए देना चाहता हूँ तो या तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, ठीक। अगर इस केस में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया? लोकल। और अगर उधर से वो रिमोट लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसका कंप्यूटर क्या हो गया? लोकल, ठीक। जो रिक्वेस्ट करेगा वो लोकल, जो एक्सेप्ट कर देगा वो रिमोट कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा SSH, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल आज के टाइम पे इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। सिक्योर ऑल्टरनेटिव टू टेलनेट। टेलनेट का सिक्योर ऑल्टरनेटिव। टेलनेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो चाहे तो कुछ भी खराब कर सकता है, कुछ भी सही कर सकता है, वो उसके हाथ में हो गया। उसी चीज से बचने के लिए, उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? SSH का इस्तेमाल करते हैं, सिक्योर शेल का। अब सिक्योर शेल नाम से क्लियर है, एक तो सिक्योर, ठीक है, दूसरा शेल। शेल का मतलब कवच, एक ऐसा कवच जो सिक्योर है, काफी ज्यादा सिक्योर है। और ये किसका ऑल्टरनेटिव है? टेलनेट का। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। अब जो SSH है उसका काम क्या होता है? वो सिक्योर रिमोट लॉगिन का एक अलग ही मेथड है, एक दूसरा मेथड है। एक मेथड तो हमारा टेलनेट के थ्रू, और दूसरा मेथड कौन सा? SSH के थ्रू। SSH प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का मतलब है जब तक कि आपका क्लाइंट और सर्वर वेरीफाई नहीं हो जाते कि दोनों वैलिड हैं, दोनों भरोसेमंद हैं, दोनों ट्रस्टवर्दी हैं, दोनों सही हैं, तब तक आपका कनेक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। प्रोटेक्ट्स द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? मान लो मैं और कोई आप, ठीक, मैं और आप कनेक्ट हुए हैं, कम्युनिकेशन हुआ है हम दोनों के बीच में रिमोट लॉगिन के थ्रू या SSH के थ्रू, और कोई थर्ड पार्टी, ठीक,
कोई थर्ड पार्टी उसको बीच में आना चाहे या देखना चाहे, अरे हो क्या रहा है हम भी देखें जरा, तो वो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि SSH प्रोटोकॉल उसको आने नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा SFTP। ये क्या है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमने FTP पढ़ा था ये उसका सिक्योर वर्जन है, सिक्योर ऑल्टरनेटिव है। क्यों? FTP में हो सकता था कोई थर्ड पार्टी बीच में आके आपको आपकी फाइल को चुरा ले या मॉडिफाई कर दे या चेंज कर दे, लेकिन SFTP में ये केस नहीं आता है। सिक्योर वर्जन ऑफ FTP। It facilitates data access and data transfer over a secure shell data stream। मतलब कि सिक्योर शेल डेटा स्ट्रीम के थ्रू आपको डेटा एक्सेस और डेटा ट्रांसफर क्या करता है, इसकी फैसिलिटी देता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड वे में। अब सिक्योर शेल जो नाम आया है यहाँ पे क्या है, ये SSH का है। SFTP प्रोटोकॉल जो है आपका SSH प्रोटोकॉल के साथ मिलकर ही काम करता है। जब भी FTP का काम होगा, मतलब कि फाइल ट्रांसफर करनी होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उन दोनों सिस्टम में कम्युनिकेशन बनना जरूरी है। अब वो कम्युनिकेशन सिक्योर हो, उसका काम कौन करेगा? SSH। और वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली ट्रांसफर हो, उसका काम कौन करेगा? उसकी देख रेख कौन करेगा? देखभाल, उसकी देखभाल करेगा SFTP। It ensures that both commands and data are encrypted in order to prevent passwords and sensitive information। SFTP का काम क्या होता है? ये चेक करना बार बार कि जो भी कमांड दी जा रही है या जो भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है वो सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब एक ऐसे फॉर्म में जिसको केवल सेंडर और रिसीवर दो ही समझ सकते हैं, वो भी एक इनक्रिप्शन की के थ्रू। ठीक, इसका काम क्या होता है? इससे हम पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप किसी चीज में पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड फील्ड में, तो वो पासवर्ड लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, मतलब मान लो मैंने अपने पासवर्ड में क्या डाला, अनिमेश, तो अनिमेश में मैंने लिखा कैपिटल A स्मॉल n स्मॉल i स्मॉल m इस तरीके करके, तो वो लेटर्स नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है? ब्लैक ब्लैक डॉट्स। अब वो ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं? इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, और वो लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो वो जब पासवर्ड चेक करता है, मैच करता है डेटाबेस से, तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही मैच होता है। नेक्स्ट हमारा SCP, फुल फॉर्म इसकी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। नाम से ही सिंपल क्लियर है कि ये प्रोटोकॉल कॉपी करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करता है और बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड वे में। अलाउज कॉपिंग ऑफ फाइल्स मोर सिक्योरली, uses SSH for data transfer and provides authentication and level of security as SSH। SSH का इस्तेमाल करता है डेटा ट्रांसफर के लिए। क्यों? सिक्योर शेल डेटा कम्युनिकेशन के लिए या फिर दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए SSH का इस्तेमाल करना ही जरूरी है। प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, दोनों सिस्टम्स को वेरीफाई करेगा क्या दोनों सही भी हैं या नहीं। लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी? SSH जैसी, टेलनेट जैसी नहीं, कैसी रहेगी? SSH। अब SSH की लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप जानते ही हैं कि भैया सिक्योर शेल है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में अपना काम करता है। नेक्स्ट हमारा SSL, फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। जो SSL प्रोटोकॉल्स हैं वो आज के टाइम पे वो आपके काम होते हैं जैसे आपका HTTPS होता है, मतलब वेब एड्रेस के साथ मिलके काम करना, वही काम किसका होता है? SSL का। SSL भी आपका वेब एड्रेस के साथ मिलके ही काम करता है। ये मोस्टली किस में मिलेगा आपको? पेमेंट गेटवेज में। इंक्रिप्शन बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, अब ये जो होता है इंक्रिप्शन बेस्ड होता है, मतलब कि सारे डेटा को चेंज कर देता है जिसको केवल सेंडर और रिसीवर ही समझ सकते हैं, वो भी एक इंक्रिप्शन की का इस्तेमाल करके। डेवलप्ड बाय नेटस्केप इन 1995। पता नहीं आप लोगों ने नेटस्केप का नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन 1995 में क्या होता है, नेटस्केप ने एक वेब ब्राउजर वो क्या था रिलीज किया था, इसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर, NN के नाम से फेमस था। लगभग आज से 12 साल पहले ये बंद हो चुका है, अब तो खैर नहीं आता है, शायद किसी ने सुना भी ना हो और इंटरनेट पे मुश्किल ही मिलेगा, ढूंढने से मिल जाए, ये है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा एंश्योर्स प्राइवेसी, ऑथेंटिसिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। SSL क्या करता है? प्राइवेसी मेंटेन करता है, मतलब कि आपका डेटा कोई और नहीं देख सकता, ये प्राइवेसी। ऑथेंटिसिटी कि आप जिस भी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे वो वेबसाइट वेरीफाइड होगी, मतलब चोर वेबसाइट नहीं होगी, हैकर वेबसाइट नहीं होगी कि या फिर उस वेबसाइट पे कोई हैकर नहीं होगा, या उस वेबसाइट पे आपका जो डेटा होगा काम करते वक्त जो भी आप डेटा इस्तेमाल करोगे वो डेटा किसी और की तरफ पास नहीं होगा। एंड डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप उस पर से कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं, कोई डेटा अपलोड करते हैं, तो वो डेटा एज इट इज
जैसा आपने अपलोड किया है, डाउनलोड किया है, वैसा ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मतलब बीच में उस डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्लियर? यूज्ड टू सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड डेटा ट्रांसफर एंड लॉगिन्स। अब जो SSL का इस्तेमाल मैंने बताया था कि ये मोस्टली पेमेंट गेटवेज में होता है। पेमेंट गेटवे होता है कि जो वो वेबसाइट या वो कंपनी जो आपको पेमेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक नाम मुझे याद आ रहा है, हाँ नाम है, एक तो बिलडेस्क, दूसरा CC एवेन्यू। ये सब क्या है? ये पेमेंट गेटवेज हैं। अभी पेमेंट गेटवेज होते क्या एक्चुअल में? पेटीएम है। पेटीएम का काम क्या है? पेटीएम ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह रुपए ट्रांसफर करता है, मतलब पेमेंट कर रहा है। रिचार्ज कर रहा है, रिचार्ज में पेमेंट लगता है। बैंक ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरता है, बिजली का बिल जमा होता है, पानी का बिल, उसका फायर का बिल, जो भी बिल है सब जमा करता है। तो उसमें क्या हो रहा है? पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पैसे के मामले में, तो वो पेमेंट गेटवे हो गया। दूसरा आपका SBI का जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग होती है, या भीम ऐप, फोन पे ऐप, गूगल का तेज, ये सब ऐप क्या होते हैं? ये सब पेमेंट गेटवेज के थ्रू होते हैं। आजकल तो शायद अमेजोन का भी चल रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे भी एक पेमेंट गेटवे होता है, जिससे कि आप जब भी पेमेंट करो तो वो पेमेंट जिस, मतलब मान लो एक दुकान से मैं सामान खरीद रहा हूँ, उस दुकान पे पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने 500 रुपए का जो पेमेंट किया वो केवल और केवल उस दुकानदार को मिले, बीच में किसी और को ना मिले। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? इसकी जिम्मेदारी होती पेमेंट गेटवेज की। पेमेंट गेटवे एक अलग कंपनी होती है। पेमेंट गेटवे अमेजोन का नहीं होता, पेमेंट गेटवे फ्लिपकार्ट का नहीं होता, पेमेंट गेटवे SBI का नहीं होता। पेमेंट गेटवे अलग ही कंपनी होती है, वो अपना अलग बनाती हैं, उनको सर्विस देती हैं। तो क्या होता है? क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, इनको सिक्योर करने के लिए SSL का इस्तेमाल होता है। डेटा ट्रांसफर के लिए SSL का इस्तेमाल होता है। लॉगिन के लिए SSL का इस्तेमाल होता है। लॉगिन का मतलब आप अपनी फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ कौन देख रहा है? क्या पता आप लॉगिन कर रहे हो, बीच में किसी ने पासवर्ड ले लिया तो क्या करेंगे तब आप? तो तब कौन जिम्मेदार होगा? SSL। अगर वहां से कोई भी पासवर्ड चोरी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार होगा SSL, वो कंपनी जिसने वो प्रोटोकॉल लगाया है और जिसने वो प्रोटोकॉल बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SSL सर्टिफिकेट्स बाइंड टुगेदर डोमेन नेम, सर्वर नेम और होस्ट नेम। अब SSL का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा मन करा चलो आज SSL ले लिया, आज अपनी वेबसाइट पे SSL लगा दिया, कल को नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं होता। SSL लगाने के लिए इससे पहले आपको क्या होता है? उस कंपनी को, उस प्रोटोकॉल को पहले पेमेंट देना होता है, रुपए देने होते हैं। उस रुपए में आपको SSL का सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट में आप क्या क्या लगाएंगे? अपना डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब वेब एड्रेस, वेबसाइट का नाम, जैसे facebook.com, google.com, amazon.com, flipkart.com। और सर्वर नेम या होस्ट नेम। सर्वर नेम मतलब अमेजोन की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट किस सर्वर पे पड़ी है, उस सर्वर का नाम और उसका एड्रेस। तो ये सब चीजें किसके पास होती हैं? SSL सर्टिफिकेट में। अगर ये सब चीजें SSL सर्टिफिकेट में नहीं हैं तो वो आपकी वेबसाइट भरोसे लायक नहीं है, उस पे से डेटा चोरी हो सकता है। क्लियर? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसमें जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, मानता हूँ कुछ प्रोटोकॉल्स समझ में नहीं आ पाए होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, थोड़े अटपटे होते हैं, अजीब होते हैं, लेकिन आप वीडियोस को जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, तो आई गारंटी आप लोगों को वो प्रोटोकॉल क्लियर हो जाएंगे। और बाकी आप लोग जानते हैं कि प्रोटोकॉल समझना हर एक के बस की बात नहीं है। प्रोटोकॉल अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी वर्किंग, उनका प्रोसेस, काम करने का तरीका, जो मेथड होता है वो प्रैक्टिस के बेस्ड पे आता है कि उन चीज़ों से आप कितना ज़्यादा मुखातिब होते हैं, उन चीज़ों पे कितना ज़्यादा काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के संग शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया है, कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल दे रखी है, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझको व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, लोगों क्या क्वेरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।